तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही एक बहुत ही असरदार विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक तरह से मानव मनोविज्ञान और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके टकराव का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ करना जरूरी है। इस स्रोत सामग्री में ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं का काफी गहरा चित्रण किया गया है। सही बात है। और हम यहाँ बस हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ स्रोत में जो ऐतिहासिक घटनाएं और विचार दिए गए हैं, उनको निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चर्चा का जो असल मकसद है वो ये समझना है कि कैसे कैसे कोई इंसान व्यवस्था की सबसे बड़ी रुकावटों को भी ज्ञान के जरिए तोड़ सकता है। और वो भी बिना किसी नफरत या हिंसा के, जो कि सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो अगर हम सब कल्पना करें, साल 1912 की बात है। मद्रास प्रेसिडेंसी का एक बहुत ही सुनसान कीचड़ भरा बस अड्डा है। बारिश के बाद की सर्द रात है और वहां एक 11 साल का बच्चा है, शिवा। वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ खड़ा है। वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं और भूख और प्यास से उनका बुरा हाल है। हाँ, वो अपने पिता के भेजे हुए किसी आदमी का इंतजार कर रहे थे। सही कहा। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। वो शिवा के साफ सुथरे कपड़े देखता है तो पहले बहुत प्यार से नरमी से बात करता है, लेकिन जैसे ही उसे उनकी जाति पता चलती है। हाँ, जैसे ही उसे पता चलता है कि गांव वाले इन बच्चों को अछूत मानते हैं, वो बिना एक शब्द कहे, कुछ भी नहीं कहता, बस मुड़ता है और दूर जाके खड़ा हो जाता है। ये हिस्सा मैं कहूँगी कि बहुत ही झकझोरने वाला है। क्योंकि कभी-कभी जो खामोशी होती है ना, वो किसी भी शारीरिक प्रहार से ज्यादा हिंसक होती है। सच में। वो गाली नहीं देता, मारता नहीं है, बस मुंह फेर लेता है। मुझे ये प्रतिक्रिया हमेशा बहुत अजीब लगती है। असल में जब वो बूढ़ा आदमी मुड़ता है, तो वो बिना बोले शिवा से ये कह रहा है कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी मौजूदगी को स्वीकार करूं। बाप रे। हाँ, शारीरिक चोट तो शरीर पर लगती है ना? लेकिन किसी के वजूद को ऐसे नकार देना, वो सीधे उसकी चेतना पर हमला करता है। ये सामाजिक बहिष्कार का एकदम चरम रूप है। बिल्कुल। उस 11 साल के बच्चे को उसी पल ये संदेश मिल गया कि इस व्यवस्था में उसकी इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। और बात सिर्फ अनदेखी तक नहीं रुकती। इसके तुरंत बाद जो बैलगाड़ी वाली की घटना है, वो तो और भी अजीब है। कोई भी गाड़ी वाला उन्हें बैठाने को तैयार नहीं था। हाँ, रात का समय था और वो बच्चे परेशान थे। फिर अंत में एक आदमी तैयार होता है, लेकिन उसकी शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया। वो दोगुने पैसे मांगता है और कहता है कि शिवा को खुद बैलगाड़ी चलानी होगी ताकि वो गाड़ी वाला उन बच्चों के संपर्क में ना आए। हाँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर वो छुआछूत को इतना ही मानता है, तो वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाई क्यों रहा है? ये तो कोई बात नहीं हुई। देखिए, यहीं पर पूर्वाग्रह का सबसे अतार्किक सबसे अजीब पहलू छिपा है। उस बैलगाड़ी वाले का मनोविज्ञान समझिए। उसे दुगना पैसा भी चाहिए। लालच। बिल्कुल। वो अपना शारीरिक श्रम भी बचाना चाहता है शिवा से गाड़ी चलवाकर, और इन सब के बावजूद वो अपनी सामाजिक श्रेष्ठता भी बनाए रखना चाहता है। अरे बाप रे। वो हर तरफ से फायदा उठा रहा था। सही कहा। ये दिखाता है कि जब भेदभाव व्यवस्था में गहराई तक जड़ें जमा लेता है, तो शोषक अपने पूर्वाग्रहों को भी एक औजार की तरह इस्तेमाल करने लगता है। हाँ, अपने फायदे के लिए। बिल्कुल। शिवा उस रात सिर्फ अपमान नहीं सह रहा था, वो इस शोषण के पूरे तंत्र को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देख रहा था। और शोषण के इस तंत्र का सबसे भयानक रूप तो वो कुएं वाली घटना थी। हाँ, वो सबसे ज्यादा दर्दनाक हिस्सा है। प्यास से तड़पते शिवा को कुएं पे बैठे आदमी ने घड़ा पीछे खींचकर पूछा, कौन जात? और शिवा ने कहा, हम इंसान हैं, बस पानी चाहिए। फिर भी उसे दुत्कार दिया गया। अगर हम सोचें कि कोई इंसान रेगिस्तान में प्यास से मर रहा है और सामने पानी है, लेकिन वो पानी उसे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो किसी खास परिवार में पैदा हुआ है, ये कितना भयानक है। बहुत भयानक। भूख और प्यास की जो प्रकृति होती है, वो अस्थायी होती है ना? आपने पानी पी लिया तो प्यास खत्म हो गई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आपको सिर्फ आपके जन्म के कारण पानी जैसी बुनियादी चीज से दूर रखा जाता है, तो वो आपके आत्मसम्मान पर एक स्थायी घाव छोड़ देता है।
स्रोत में साफ लिखा है कि उस रात शिवा ने ये समझा कि भूख और प्यास से बड़ा दर्द अपमान होता है। तो एक 11 साल का बच्चा इस गहरी पीड़ा को निराशा या गुस्से में बदले बिना कैसे बर्दाश्त कर लेता है? मतलब आमतौर पर तो ऐसा तिरस्कार इंसान को बागी या समाज का दुश्मन बना देता है। यही इस कहानी का सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक मोड़ है। वो घटना शिवा को विद्रोही जरूर बनाती है, लेकिन उसका विद्रोह अंधा या हिंसक नहीं था। अच्छा। अगर वो वहां पत्थर उठा लेता या गाली देता तो सोचिए क्या होता। वो उसी पल कुचल दिया जाता। उस बच्चे के अवचेतन मन ने शायद ये समझ लिया था कि जो व्यवस्था इतनी विशाल है उसे सिर्फ गुस्से से नहीं हराया जा सकता। मतलब उसे किसी और हथियार की जरूरत थी। बिल्कुल। एक बहुत ही अलग हथियार की। और वो हथियार उसे स्कूल में मिलता है। लेकिन कहानी यहाँ भी कोई आसान रास्ता नहीं दिखाती। स्रोत के मुताबिक स्कूल कोई महफूज जगह नहीं थी उसके लिए। हाँ, स्कूल भी उसी समाज का हिस्सा था। सही बात है। वहां भी उसे क्लास के बाहर फर्श पर बैठना पड़ता था। जो मास्टर थे वो उसे नाम की जगह उसकी जाति से बुलाते थे। तो जब शिक्षा देने वाले ही ऐसा कर रहे हो तो वो स्कूल उसे कैसे बदल सकता था? देखिए, स्कूल कोई जादुई जगह नहीं थी। वो बस बाहर की ऊंच नीच को अपने अंदर दोहरा रहा था। जब एक शिक्षक बच्चे को उसकी जाति से बुलाता है तो असल में वो उसे शिक्षा नहीं दे रहा होता, वो उसे उसकी औकात याद दिला रहा होता है। बिल्कुल सही। ये संस्थागत भेदभाव का एक क्लासिक तरीका है। व्यवस्था चाहती ही यही है कि शोषित व्यक्ति खुद को हमेशा हीन माने। लेकिन इसी घुटन भरे माहौल में एक अपवाद सामने आता है। गोपीनाथ अय्यर? हाँ, गोपीनाथ अय्यर, एक शिक्षक जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। स्रोत में गोपीनाथ अय्यर के साथ शिवा की बातचीत बहुत ही अहम है। वो शिवा से कहते हैं, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन तुम पढ़ लिख जाओगे उसी दिन ये लोग तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। लेकिन सच कहूं तो ये बात सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती है, क्योंकि उस वक्त गांव वाले शिवा को ताने मार रहे थे कि इतना पढ़कर क्या करेगा, जाति बदल जाएगी क्या? हाँ, ताने तो बहुत मिलते थे। तो क्या सिर्फ किताबें पढ़ने भर से वे लोग उसे कुएं से पानी भरने देते? एक बच्चे को गोपीनाथ अय्यर की इस बात ने इतना प्रभावित कैसे कर दिया कि वो मतलब सड़क की लाइट में पुराने अखबारों पर लिखकर पढ़ने लगा? मैं समझाती हूँ। इसे समझने के लिए हमें ज्ञान को सिर्फ साक्षरता के रूप में नहीं देखना होगा, बल्कि ज्ञान को एक कोड तोड़ने वाली चाबी की तरह देखना होगा। अच्छा। एक चाबी की तरह? हाँ। गांव वाले और वहां के शिक्षक जाति व्यवस्था को प्रकृति का अटल नियम मानते थे। जैसे सूरज पूरब से उगता है वैसे ही। लेकिन गोपीनाथ अय्यर ने शिवा को क्या बताया? कि पढ़ाई से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, असल में उन्होंने शिवा को ये बताया कि ये व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है, ये इंसानों ने बनाई है, और जो चीज इंसान बनाता है उसे इंसान तोड़ भी सकता है। अरे वाह, ये नजरिया तो सच में पूरी घटना का अर्थ ही बदल देता है। बिल्कुल। दाव वालों के ताने शिवा को इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि अब वो उन तानों को एक अज्ञानी समाज की प्रतिक्रिया मान रहा था। बिल्कुल। उसके पास एक बड़ा उद्देश्य आ गया था। मतलब शिक्षा ने उसे ये देखने की ताकत दी कि वो जिस पिंजरे में कैद है, हाँ, वो लोहे का नहीं है, वो पुरानी सड़ी हुई लकड़ी का बना है। और एक बार जब आपको पता चल जाए कि पिंजरा कमजोर है तो पिंजरे के बाहर खड़े पहरेदारों की धमकियां अपना असर खो देती हैं। क्या बात है। और यही दृष्टि उसे गांव से शहर तक ले जाती है। स्रोत के अनुसार जब वो स्कॉलरशिप पाकर शहर पहुंचता है तो वो अपनी बिरादरी का कॉलेज जाने वाला पहला लड़का था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। दिन में पढ़ाई, रात में नौकरी। लेकिन शहर का माहौल गांव से बहुत अलग था, है ना? हाँ, शहर एक तरह की गुमनामी देता है जो किसी भी सामाजिक आंदोलन या व्यक्तिगत उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। गुमनामी कैसे? थोड़ा गहराई में उतरते हैं इसके। हर कोई जानता है कि आप कौन हैं और आपकी सीमाएं क्या हैं, लेकिन शहर का विस्तार उस ढांचे को तोड़ देता है। शहर में किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं। कुछ हद तक हाँ। शहर में एक ऐसा दायरा बनता है जहां आपकी काबिलियत आपके जन्म पर भारी पड़ सकती है। शिवा ने इसी दायरे का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए किया। लेकिन मुझे यहाँ एक स्वाभाविक सी शंका होती है। क्या शंका? जब शिवा कानून की पढ़ाई पूरी करके एक बड़ा वकील बन गया तो उसके पास पैसा भी आ गया होगा और शहर में एक रुतबा भी। हाँ, वो काफी सफल हो गया था। तो वो आसानी से अपने उस दर्दनाक अतीत को पीछे छोड़कर मतलब शहर के आरामदायक जीवन में खो सकता था। वो वापस मुड़कर उन मजदूरों, दलितों और शोषितों की आवाज क्यों बना? उसने व्यवस्था से सीधे टकराने का रास्ता क्यों चुना? क्योंकि जो घाव कुएं पर और बस अड्डे पर लगा था ना, वो व्यक्तिगत नहीं था। हाँ, शिवा ये अच्छी तरह समझ गया था कि उसकी निजी सफलता सिर्फ व्यवस्था का एक अपवाद है।
व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब उसके अकेले के सफल होने से बाकियों की जिंदगी नहीं बदल रही थी। बिल्कुल। अगर वो सिर्फ अपने लिए जीता तो वो उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाता जो दूसरों को बाहर रखती है। सही बात है। कानून की पढ़ाई ने उसे ये सिखाया कि समाज जिन नियमों पर चल रहा है वे नियम अलिखित सामाजिक संहिताओं पर टिके हैं। और एक वकील के रूप में उसने उन्हीं अदालतों और कानूनों का इस्तेमाल किया जो कभी शोषकों के पक्ष में काम करते थे। मतलब उसने शोषक के ही हथियारों को उनके खिलाफ मोड़ दिया। एकदम सही। और ये बात उसके एक ऐतिहासिक भाषण से बहुत साफ झलकती है। एक सभा में वो कहता है, जिस समाज में इंसान को पानी छूने का अधिकार नहीं, वहां न्याय अधूरा है, और जहां न्याय अधूरा है वहां आजादी सिर्फ शब्द है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार था उस दौर में। सच में पूरा देश उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत से राजनीतिक आजादी की बात कर रहा था, और शिवा ये स्थापित कर रहा था कि आजादी का मतलब सिर्फ शासक बदलना नहीं है। हाँ, वो सिर्फ मुवक्किलों के मुकदमे नहीं लड़ रहा था, वो पूरे देश की चेतना का मुकदमा लड़ रहा था। बिल्कुल। अगर सड़क पर चलने वाले किसी आदमी को आप कुएं का पानी नहीं पीने दे रहे, तो वो आदमी आजाद कैसे हुआ? यही शिवा की सबसे बड़ी वैचारिक विजय थी। उसने आजादी शब्द की पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे दी। उसका तर्क था कि जब तक समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का सामाजिक अधिकार सुरक्षित नहीं होता, तब तक देश आजाद होने का सिर्फ नाटक कर रहा है। मतलब सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरह से खोखली है। बिल्कुल खोखली है। और देखिए, समय का ये कैसा अद्भुत न्याय है कि जिस व्यक्ति ने आजादी की इस खोखली परिभाषा पर सवाल उठाए, आजादी के बाद उसी व्यक्ति को देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए बुलाया गया। हाँ, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। स्रोत बताता है कि देश के आजाद होने पर शिवा को संविधान लिखने वाली समिति का एक प्रमुख हिस्सा बनाया गया। अब जरा उस दृश्य की हम सब कल्पना करें। वो बच्चा जिसे गांव के स्कूल ने अपनी दहलीज के अंदर बैठने नहीं दिया, जो क्लास के बाहर फर्श पर बैठकर पढ़ता था, आज वो देश के सर्वोच्च भवन में बैठकर ये तय कर रहा है कि पूरे देश के हर नागरिक के अधिकार क्या होंगे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। सच में। लेकिन मुझे ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। एक इंसान जिसे पूरी जिंदगी इस व्यवस्था ने खून के आंसू रुलाए, जब उसके हाथ में पूरे देश के नियम बनाने की ताकत आ गई, तो क्या वो बदले की भावना से ग्रसित नहीं हो सकता था? मतलब वो उन लोगों के लिए कठोर कानून बना सकता था ना, जिन्होंने उसे बस अड्डे पर छोड़ दिया था? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और यहीं पर एक पीड़ित व्यक्ति और एक दूरदर्शी शिल्पकार के बीच का अंतर समझ में आता है। कैसे? जब शिवा के हाथ में संविधान का मसौदा आया, तो उसने ये गहराई से समझा कि अगर उसने बदला लेने वाले कानून बनाए तो वो उसी चक्र को आगे बढ़ाएगा जिसका वो खुद शिकार हुआ था। मतलब वो भी उन्हीं के जैसा बन जाता। बिल्कुल। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझें तो समाज का वो पुराना भेदभावपूर्ण ढांचा किसी करप्ट या खराब हो चुके बुनियादी सॉफ्टवेयर की तरह था। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर की तरह। हाँ, शिवा जानता था कि कुछ खराब फाइलों को डिलीट करने से या चंद लोगों को सजा देने से वो पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा। उसे उस पूरे ढांचे का मूल कोड ही दोबारा लिखना था। यानी वो पुराने सिस्टम को सुधार नहीं रहा था, वो एक ऐसा नया सिस्टम बना रहा था जो पुराने को पूरी तरह खत्म कर दे। एकदम सही। उसने संविधान में ऐसे प्रावधान लिखे जो जन्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दें। शिवा ने समानता को किसी के दया पर नहीं छोड़ा, बल्कि उसे राज्य के कानून के रूप में स्थापित कर दिया। मतलब उसने उस बस अड्डे की रात को एक ऐसे संकल्प में बदल दिया कि भविष्य में कोई भी व्यवस्था किसी 11 साल के बच्चे को प्यासा ना मार सके। बिल्कुल। उसने प्रतिशोध की जगह संस्थागत न्याय को चुना। और ये बात शिवा के उस कथन में बहुत गहराई से उतरती है, जहां वो कहता है, देश की असली ताकत उसकी सेना या दौलत नहीं, उसका न्याय होता है। बहुत ही गहरी बात है ये। एक देश तभी सच में मजबूत होता है जब कतार के सबसे अंत में खड़ा व्यक्ति भी ये महसूस करे कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो व्यवस्था उसके साथ खड़ी होगी। और शायद यही न्याय उसकी सबसे बड़ी विरासत है। हाँ, और कहानी के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही भावुक दृश्य है। शिवा, जो अब अपने बुढ़ापे में है, वो एक छोटे बच्चे से बात कर रहा है। हाँ, वो संवाद बहुत कुछ सिखाता है। वो बच्चा उससे पूछता है, बाबा, अगर लोग हमें छोटा समझे तो क्या करें? अब सोचिए, शिवा की जगह कोई और होता तो शायद कहता कि उनसे लड़ो या अदालत जाओ। लेकिन शिवा ने ऐसा नहीं कहा।
नहीं, शिवा मुस्कुरा के कहता है, इतना बड़ा बनो कि एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल दें। और जब बच्चा पूछता है कि अगर रास्ता बहुत कठिन हो, तो शिवा का जवाब था, कठिन रास्ते ही इतिहास तक पहुंचते हैं। ये संवाद, ये केवल दो लोगों की बातचीत नहीं है, ये शिवा के जीवन का पूरा दर्शन है जो वो आने वाली पीढ़ी को सौंप रहा है। बिल्कुल। वो उस बच्चे को ये समझा रहा है कि समाज की मानसिकता एक रात में नहीं बदलती। रास्ते में ऐसी रुकावटें आएंगी जो तुम्हें छोटा महसूस कराएंगी, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों से सड़क पर उलझने के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? तुम्हारी ऊर्जा खुद को उस ज्ञान और उस काबिलियत तक पहुंचाने के लिए है जहां उनके पैमाने ही बेमानी हो जाएं। शिवा ने उस बच्चे को बताया कि इतिहास वो नहीं रचता जो सिर्फ व्यवस्था से शिकायत करता है, बल्कि इतिहास वो रचता है जो उस व्यवस्था से बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, क्या बात है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। 1912 के उस कीचड़ भरे बस अड्डे से लेकर देश के सबसे पवित्र समानता के दस्तावेजों को लिखने तक का ये सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। सच में, ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी स्थापित सामाजिक पदानुक्रम से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती है। आज के समय में जब हम चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ देखते हैं और अक्सर सिस्टम की जटिलताओं के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो शिवा की कहानी हमें याद दिलाती है कि बाधाएं चाहे जैसी भी हों, हाँ, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या संस्थागत, सही ज्ञान, असीम धैर्य और फोकस ही वो रास्ता है जो किसी भी व्यवस्था को भेज सकता है। जानकारी का सही इस्तेमाल ही इन बड़ी बाधाओं को पार करने की कुंजी है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसे विचार पर चिंतन करें जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। वो क्या है? जरा इस बारे में सोचिए, क्या होता अगर उस रात उस बूढ़े आदमी ने नरमी दिखाई होती और उन्हें अपने साथ ले गया होता? अच्छा। क्या होता अगर उस कुएं पर बैठे आदमी ने शिवा को आसानी से पानी पिला दिया होता? क्या होता अगर उस व्यवस्था ने इतनी क्रूरता से उस बच्चे को बाहर का रास्ता न दिखाया होता? ये तो सोचने वाली बात है। क्या उसे कभी वो आग मिल पाती? क्या उसके भीतर कभी वो ज्वाला भड़कती जिसने उसे आगे चलकर पूरे देश का न्याय शिल्पकार बना दिया? शायद वो एक साधारण सा जीवन जी के चला जाता। बिल्कुल। कभी कभी जो दरवाजे हमारे मुंह पर पूरी ताकत से बंद किए जाते हैं, वे हमें पीछे धकेलने के लिए नहीं, बल्कि हमारी दिशा बदलने के लिए होते हैं। सोचिए, आज हम सबके जीवन में, हमारे करियर में या हमारे आसपास जो बंद दरवाजे हमें रोक रहे हैं, क्या पता वही दरवाजे चुपचाप हमारे भीतर कल का इतिहास रचने की ताकत गढ़ रहे हों। सच में। आपके जीवन का वो बंद दरवाजा कौन सा है? बस इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुने और विचार करें।